आजकल ना ये जो गाड़ियों में नया E20 पेट्रोल आ रहा है, इसे लेकर काफी बातें हो रही हैं। हाँ, सुन रहा हूँ मैं भी। कई लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है और इंजन को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो सोचा चलिए आज इसी E20 फ्यूल पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, आज समझते हैं कि ये E20 फ्यूल आखिर है क्या चीज, सरकार इसे क्यों बढ़ावा दे रही है, लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं असल में, और हाँ, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। एग्जैक्टली। और ये सारी जानकारी हमें जो भी सोर्सेज मिले हैं उन पर आधारित है। हाँ। हमारा मकसद बस यही है कि इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझें। हाँ। सरकार के क्या लक्ष्य हैं, इसमें तकनीकी पेंच क्या है और सबसे जरूरी हम जैसे आम गाड़ी मालिकों पर इसका असर क्या हो रहा है। तो शुरू करें। हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले E20 है क्या? देखिए, ये वो पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल मिला हुआ है। इथेनॉल मतलब? इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है। ये समझ लीजिए कि पौधों से बनता है, जैसे गन्ना, मक्का, चावल, इनसे। अच्छा। सरकार की एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018। इसके तहत ना 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का टारगेट है। 2025-26 तक? ये पहले तो शायद 2030 था, है ना? हाँ बिल्कुल, पहले ये लक्ष्य 2030 का था, लेकिन अब इसे पहले कर दिया गया है। लेकिन सरकार ये कर क्यों रही है, मतलब इतनी जल्दी क्यों? इसके पीछे कई वजह गिनाई जा रही हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है तेल का आयात कम करना, बाहर से कम तेल मंगाना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बचेगा। हाँ बिल्कुल। एक अंदाजा है कि E20 से सालाना करीब 43,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। 43,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। और दूसरा, प्रदूषण कम करना। इससे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। कहते हैं कि ये करीब 30 करोड़ पेड़ लगाने जितना असरदार होगा। वाह। और दूसरी जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ वो भी। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन यानी अधजला फ्यूल, इनका निकलना भी कम होगा। और आपने किसानों की बात भी की थी शुरू में। हाँ, एक लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना भी है। उम्मीद है कि सिर्फ इस साल ही इथेनॉल सप्लाई से किसानों को करीब 40,000 करोड़ रुपए का पेमेंट होगा। अच्छा। और हाँ, देश की एनर्जी सिक्योरिटी मतलब ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। नीति आयोग की स्टडी तो ये भी कहती है कि गन्ने से बने इथेनॉल से ग्रीन हाउस गैसें पेट्रोल के मुकाबले 65% कम निकलती हैं। और मक्के से? मक्के वाले इथेनॉल से करीब 50% कम। ये तो हुए फायदे, बड़े फायदे हैं। लेकिन जो गाड़ी चला रहे उनकी चिंताएं भी तो हैं। सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है माइलेज का मुद्दा। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। कुछ लोगों ने बताया कि उनकी पुरानी वोल्क्सवैगन वेंटो थी, उसका माइलेज 11-12 से गिरकर 7-8 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया। बाप रे, काफी ज्यादा गिरावट है तो। हाँ, और एक सुजुकी ब्रेजा वाले का कहना था कि 20% से भी ज्यादा माइलेज गिर गया। ये चिंता तो जायज है। हालांकि जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं जैसे ARI की या मंत्रालय की, वो कहती हैं कि माइलेज में सिर्फ 1 से 6% की कमी आनी चाहिए। 1 से 6%? लेकिन लोग तो 20%, 30% तक बता रहे हैं। हाँ, ये फर्क है। नीति आयोग की एक पुरानी रिपोर्ट में भी अनुमान था कि जो गाड़ियां पहले इथेनॉल के लिए बनी ही नहीं थी, E0, और जिन्हें बाद में E10 यानी 10% इथेनॉल के हिसाब से सेट किया गया, उनमें भी 4 व्हीलर में 6-7% और 2 व्हीलर में 3-4% तक माइलेज कम हो सकता है। तो ये जो लोगों के अनुभव और सरकारी आंकड़ों में इतना अंतर है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये फर्क शायद गाड़ी चलाने के तरीके पर, गाड़ी के मॉडल, उसकी कंडीशन कैसी है, रख रखाव कैसा है, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। हो सकता है। दूसरी बड़ी चिंता इंजन को लेकर है, खासकर उन गाड़ियों में जो E20 के लिए बनी ही नहीं है। हाँ, इंजन का क्या? कुछ रिपोर्ट्स में इंजन के पार्ट्स घिसमी ही बात आई है। गैस्केट खराब होने की, गाड़ी के झटके मारकर चलने या पिकअप कम होने की शिकायतें भी हैं। अरे, पर ये इंजन पर असर क्यों डालता है इथेनॉल? इथेनॉल की एक कह सकते हैं प्रॉपर्टी है कि वो हवा से नमी सोख लेता है। अच्छा, मॉइस्चर। हाँ, नमी। और ये नमी फ्यूल सिस्टम के कुछ मेटल पार्ट्स में जंग लगा सकती है, मतलब कोरोजन कर सकती है। और साथ ही कुछ प्लास्टिक या रबर के हिस्से भी इथेनॉल से खराब हो सकते हैं। तो ये तो सीरियस बात है। हाँ, पर ARI का कहना है कि उनके टेस्ट में कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं दिखी, पर हाँ, कुछ मटेरियल्स पर असर जरूर देखा गया। और PIB, जो सरकार की प्रेस एजेंसी है, उसके मुताबिक कुछ पुरानी गाड़ियों में शायद रबर के पार्ट्स या गैस्केट बदलने पड़े, पर वो कहते हैं कि ये ज्यादा महंगा नहीं है और सर्विसिंग के टाइम आसानी से हो सकता है। पर E20 के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। सिर्फ होंडा की गाड़ियां हैं जो शायद जनवरी 2009 से ही E20 कंपैटिबल है।
बाकी कंपनियों ने तो ज्यादातर 2023 से ही बदलाव किए हैं। हाँ, तो अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक का ढक्कन देखना पड़ेगा या फिर ओनर मैनुअल, उस पे E20 का स्टिकर लगा हो सकता है। मतलब पुरानी गाड़ियों के मालिक तो अब सोच में पड़ गए होंगे कि करें तो क्या करें। बिल्कुल, और दिक्कत यह है कि पुरानी गाड़ियों को E20 लैक बनाने का कोई तरीका भी नहीं है, मतलब कोई रेट्रोफिटमेंट किट वगैरह नहीं है। और लोगों में जानकारी की भी कमी लगती है मुझे तो। हाँ, वो भी है। एक डर ये भी रहता है कि कहीं E20 डालने से गाड़ी की वारंटी ना खत्म हो जाए। हाँ, ये भी सवाल है। हालांकि PIB ने ये साफ किया है कि E20 फ्यूल इस्तेमाल करने से गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैलिड रहेगी। चलो, ये तो राहत की बात है, लेकिन एक सवाल और है जो सबके मन में आता होगा। जब इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये बहुत ही वालिब सवाल है। देखिए, 2021 में जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, तब इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता हुआ करता था। अच्छा, पहले सस्ता था? हाँ, और तब टैक्स पे छूट देने का सुझाव भी दिया गया था। लेकिन अब मतलब अगस्त 2024 तक के जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से स्थिति बदल गई है। कैसे? अब इथेनॉल खरीदने की जो औसत कीमत है, ट्रांसपोर्ट और GST वगैरह मिलाकर करीब 71 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर, वो रिफाइंड पेट्रोल की लागत से ज्यादा हो गई है। ओह, मतलब इथेनॉल ही महंगा हो गया? हाँ, इथेनॉल के दाम बढ़ गए हैं। जैसे गन्ने की शीरे से बनने वाले इथेनॉल का दाम करीब 47 रुपए से बढ़कर 58 रुपए हो गया, और मक्के से बनने वाले का दाम तो 53 रुपए से बढ़कर करीब 72 रुपए हो गया। बाप रे, इतना फर्क? हाँ, ये इथेनॉल सप्लाई साल 21-22 से 24-25 के बीच की बढ़ोतरी है। तो इस बढ़ी हुई कीमत के बावजूद सरकार वो जो बड़े लक्ष्य हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, किसान आय, पर्यावरण, उनके लिए ब्लेंडिंग जारी रखे हुए है। आप परफॉर्मेंस की बात करें, गाड़ी चलाने में कैसा लगता है E20 वाला पेट्रोल? सरकार का तो कहना है कि E20 से गाड़ी का एक्सेलरेशन, मतलब पिकअप और चलने का अनुभव बेहतर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है, फ्यूल इंजन में उतना स्मूथली जलता है, बिना नॉकिंग के। नॉकिंग मतलब वो इंजन से आने वाली खटखट की आवाज? हाँ भाई, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर करीब 108.5 है, जबकि सामान्य पेट्रोल का 84.4। तो E20 ब्लेंड का RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 के आसपास होता है। इससे इंजन नॉकिंग कम होती है। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव बात हुई। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि माइलेज और परफॉर्मेंस सिर्फ फ्यूल पर ही डिपेंड नहीं करते। आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, गाड़ी का मेंटेनेंस कैसा है, टायरों में हवा ठीक है या नहीं, ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। ये बात भी सही है। अच्छा, क्या दुनिया में और भी देश हैं जो हमसे ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ब्राजील एक बड़ा उदाहरण है। वो लोग कई सालों से E27 यानी 27% एथेनॉल वाला पेट्रोल सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। 27%? हाँ, और भारत में भी E20 के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, जैसे BIS और AIS स्टैंडर्ड्स हैं। और आगे का क्या प्लान है? क्या 20% से भी ज्यादा इथेनॉल मिलाया जाएगा? भविष्य में सरकार का ध्यान 2G इथेनॉल पर भी है। ये खेती के कचरे जैसे पराली वगैरह से बनता है। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? उससे अनाज की खपत कम होगी और पानी भी बचेगा, क्योंकि मक्के को उगाने में गन्ने से कम पानी लगता है। फिलहाल का रोड मैप तो अक्टूबर 2026 तक E20 का ही है। उसके आगे क्या होगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। तो कुल मिलाकर देखें तो E20 फ्यूल सरकार के लिए पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के नजरिए से एक बड़ा और अहम कदम लगता है। फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। हाँ, लक्ष्य तो बड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम गाड़ी मालिक हैं, खासकर पुरानी गाड़ियों वाले, उनके मन में माइलेज और इंजन को लेकर चिंताएं हैं, जो वाजिब भी लगती हैं। बिल्कुल, और ये भी अब साफ है कि एथेनॉल की खरीद कीमत बढ़ने की वजह से अब ये पेट्रोल से सस्ता विकल्प भी नहीं रहा है। तो सबसे जरूरी है कि हर गाड़ी मालिक ये पता करे कि उसकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जैसे जैसे भारत साफ सुथरी एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, इस बदलाव को सबके लिए, खासकर पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए उचित यानी फेयर कैसे बनाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या देश के बड़े लक्ष्यों और एक व्यक्ति की जेब पर पड़ने वाले बोझ के बीच सही संतुलन बन पा रहा है? और क्या इस बदलाव से जुड़ी सही और पूरी जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त कोशिशें हो रही हैं? ये कुछ बातें हैं जिन पर शायद और गौर करने की जरूरत है।